ये दूसरा पार्ट है दोस्तों ज्योग्राफी की वीडियो का। चैप्टर 5 का फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, क्लास 10 की ज्योग्राफी चल रही है। इसके बाद एक और वीडियो है और आपका ये जो 8th क्लास की ज्योग्राफी की किताब है वो खत्म हो जाएगी। तो हम लोग स्टील की बात कर रहे थे। मॉडर्न इंडस्ट्री में स्टील आप कह सकते हैं कि इट इज द बैकबोन। क्यों? क्योंकि जितनी भी चीजें हमारे चारों तरफ दिख रही हैं वो सब या तो लोहे की बनी है या स्टील की बनी है। जो स्टील है ना वो एक्चुअली लोहा ही है। लोहा के साथ कुछ और एलिमेंट्स को मिक्स करके और आप कह सकते हैं अच्छी क्वालिटी करके वो स्टील बन चुका है। तो भैया आयरन और स्टील का ही यूज होता है टूल्स बनाने के लिए, इन्हीं का यूज होता है मशीनरी बनाने के लिए। शिप ले लीजिए, ट्रक ले लीजिए, ट्रेन्स ले लीजिए, ऑटो ले लीजिए, ये सब स्टील के ही बने हुए होते हैं। इनफैक्ट जो सेफ्टी पिन्स होती हैं जो कि लेडीज अपनी साड़ी में लगाती हैं और जो नीडल्स होते हैं जो कि नॉर्मल कपड़े वपड़े सिलने में काम आते हैं, ये सब स्टील के बने हुए हैं। फिर जब ऑयल वेल्स की ड्रिलिंग होती है, चाहे वो हमारे जमीन की सरफेस पे हो चाहे समुद्र के नीचे ओशन की सरफेस पे हो, वो स्टील मशीनरी से ड्रिलिंग होती है। स्टील की पाइपलाइन से ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। और जब माइनिंग होती है ना मिनरल्स की, उस माइनिंग में भी स्टील इक्विपमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। जो एग्रीकल्चर में मशीन इन्वॉल्व है वो भी स्टील की बनी है। बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स है उसमें भी स्टील का फ्रेमवर्क लगता है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे लाइफ के हर पार्ट में स्टील घुसा हुआ है। अब यहाँ पे बात हो रही है लोकेशनल एडवांटेजेस की। 1800 एडी से पहले जब आयरन और स्टील इंडस्ट्री लग रही थी दुनिया में, और 1800 एडी से पहले सबसे पहले भाई आपका ये जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री थी ये आई थी आपकी इंग्लैंड में, उसके बाद दूसरे यूरोपियन देशों में और बाकी जगहों पर फैली। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री 1800 एडी से पहले कहां लोकेटेड थी? तो वो उस जगह पे लोकेटेड थी जहां रॉ मटेरियल्स हो, पावर सप्लाई हो और रनिंग वाटर हो इजिली। ये जो रॉ मटेरियल है, इस रॉ मटेरियल में आयरन ओर भी आता है, इसमें लाइमस्टोन भी आता है, इसमें कोक भी आता है जिसको कोकिंग कोल कहते हैं, और इसमें और जितने भी और रॉ मटेरियल्स लगते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री में सब आते हैं। तो ऐसी जगह जहां पे सारे रॉ मटेरियल्स हो, जहां पे ठीक ठाक इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो और जहां पे रनिंग वाटर हो, ऐसी जगह उस समय पे बहुत कम थी। तो लोकेशनल एडवांटेजेस इस लेवल का बहुत कम जगहों पर था। यहां पे आती थी आपकी ये जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री थी। बाद में आप देखोगे दोस्तों 1800 एडी से लेकर 1950 के बीच में, ये बात तो मैंने की 1800 एडी से पहले की, 1800 एडी से लेकर 1950 के बीच में जो लोकेशन थी इस आयरन और स्टील इंडस्ट्री की वो थोड़ी चेंज होगी। तो आप देखोगे लोकेशन आ जाएगी कोल्ड फील्ड के पास में, कैनाल्स के पास में जिसके थ्रू पानी मिलेगा, और रेलवे के पास में। 1800 से पहले सारे रॉ मटेरियल एक जगह पे होने चाहिए, अब केवल कोल्ड फील्ड पास में होना चाहिए, क्योंकि कोल्ड फील्ड अगर पास में होगा तो आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। और बाकी जितने भी इनपुट्स हैं, किसी के आयरन ओर हो गया, लाइमस्टोन हो गया, उसको रेलवे की मदद से ट्रांसपोर्ट करके आप साइट पे ला सकते हो। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों 1950 के बाद आयरन और स्टील इंडस्ट्री बहुत मेजर स्केल पे काम करने लगेगी। उसके बाद स्टील का जो काम है वो इतना बड़ा हो जाएगा, इतना मैसिव हो जाएगा, इतना ज्यादा इंटेंसिव हो जाएगा कि अब आपको आयरन और स्टील इंडस्ट्री को समुद्र के पोर्ट के पास बनाना पड़ेगा, जहां पे लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड हो, यानी माउंटेनियस टोपोग्राफी, या जहां पे भी हल्का स्टीप स्लोप है वहां पे इस तरीके की इंडस्ट्री नहीं सेटअप हो सकती। तो फ्लैट लैंड होना चाहिए, जगह बड़ी होनी चाहिए और समुद्र के पास होनी चाहिए, ताकि आयरन ओर को बाहर से इंपोर्ट करके लाया जा सके और इंपोर्ट करने के बाद उसके लॉजिस्टिकल चार्जेस ना लगे। देखिए यहाँ पे, देखिए ये शिप आ रहा है, ये यहाँ पे डॉक होगा, डॉक होने के बाद सीधे यहीं पे इंडस्ट्री यहाँ चला जाएगा। इंडस्ट्री यहाँ कहीं होती तो शिप ड्रॉप होने के बाद यहां से उतर के व्हीकल्स में लोड होता, यहां तक जाता, खर्चा बढ़ जाता, तो नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाती इंडस्ट्री, कमाई कम हो जाती। और लॉजिस्टिकल चार्जेस भी हैं, क्योंकि आयरन और एक बड़ी मात्रा में ट्रांसपोर्ट करने में खर्चा आता है। फिर इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेज फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। तो हमारे यहाँ पे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है, चीप लेबर अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी आ गई है, मार्केट भी है। मार्केट हमारा बहुत बड़ा है भाई। स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में, भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, रूरकेला, बोकारो, ये 4 स्टेट्स में है। एक तो हो गया वेस्ट बंगाल, फिर झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। साउथ इंडिया में भद्रावती और विजयनगर है, कर्नाटका में, जहां पे आपको ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री मिल जाएगी। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में मिल जाएगी, सलेम एक जगह तमिलनाडु में, वहां पे मिल जाएगी, क्योंकि इन जगहों पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री बनाने के सारे पैमाने, सारे रिसोर्सेज
अवेलेबल है। अच्छा, दुनिया में देखा जाए मेजर आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरियाज कहाँ पे हैं? यूएसए में ठीक ठाक आयरन ओर नजर आ रहा है। साउथ अमेरिका में बस एक मेजर डेस्टिनेशन दिख रही है, ब्राजील। अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में दिख रहा है। यूरोप में तो जबरदस्त दिख रहे हैं भैया। रशिया में कंपेरेटिवली कम दिख रहे हैं। चाइना के ईस्टर्न एज पे आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको एक दिख रहा है साउथ कोरिया में, इधर जापान में दिख रहा है। इंडिया में आपको ये दिख रहा है छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास के इलाके में आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरियाज है, और ऑस्ट्रेलिया में भी है इसके ईस्टर्न कोस्ट में। अगर आप देखोगे दोस्तों, आयरन ओर का प्रोडक्शन चाइना और इंडिया में बहुत होता है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्शन है चाइना इंडिया में। चाइना में तो इंडिया से भी ज्यादा है, लेकिन तब भी चाइना इंडिया से आयरन ओर को इंपोर्ट करता है, यानी इंडिया से बहुत सारा आयरन ओर एक्सपोर्ट होके चाइना जाता है। ये इंडिया के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये इंडिया के लिए एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आयरन ओर एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है आयरन और स्टील इंडस्ट्री का। और अगर आप अपने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड आयरन ओर को एक्सपोर्ट कर रहे हो, मतलब आपके यहाँ की जो डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज है आयरन और स्टील इंडस्ट्री की, वो ज्यादा डेवलप नहीं हुई है, इसलिए आपको आयरन ओर बाहर भेजना पड़ रहा है। चाइना में कितना सारा आयरन ओर प्रोड्यूस होता है, यहाँ देखिए पूरा ईस्टर्न चाइना में आपको आयरन ओर की बेल्ट बनती यहाँ नजर आ रही है। उसके बाद भी चाइना अपने आयरन ओर को इस्तेमाल करके इंडिया से भी आयरन ओर को इंपोर्ट कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि वहां की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री, कितनी खतरनाक है। और है ही, उनकी स्टील इंडस्ट्री इतनी मैसिव स्केल के काम करती है कि वो आयरन और स्टील डंप करते हैं इंडिया में, मतलब इतने सस्ता है उनका आयरन और स्टील। अब देखते हैं कि भाई आयरन और स्टील की शुरुआत इंडिया में कैसे हुई। तो जमशेदपुर नाम की जगह है, वहां से शुरुआत हुई। 1947 से पहले इंडिया में केवल एक आयरन और स्टील प्लांट था, जो कि था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। प्राइवेटली ओन्ड थी ये। आप देखोगे इंडिपेंडेंस के बाद हमारी गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया में बहुत सारे आयरन और स्टील प्लांट्स लगाए हैं। तो इंडिपेंडेंस से पहले केवल एक था, टिस्को। 1907 में बना था साकची नाम की जगह पे। साकची नाम की जगह है झारखंड में, एक जगह है जहां पे सुवर्णरेखा और खरकई नदी मिलती है, तो वहां पे बना। इस साक्षी का नाम बाद में क्या पड़ गया, जमशेदपुर। जमशेदपुर बहुत कन्वीनियंटली सिचुएटेड है, यहाँ पे आयरन और स्टील सेंटर को डेवलप करने के लिए सारी कंडीशंस मौजूद थी, इसलिए टिस्को यहाँ पे खोला गया था। अब देखिए यहाँ पे आपको सुवर्णरेखा नदी मिल रही है, खरकई नदी भी आपको यहाँ पे दिखेगी। टाटा स्टील वर्क्स ये आपको नजर आ रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे। पहले इसको साकची कहा जाता था इस इलाके को, अब ये जमशेदपुर कहा जाने लगा। क्यों ये जगह सेटअप हुई, तो देखते हैं। साकची को यानी कि जमशेदपुर को स्टील प्लांट के लिए क्यों चुना गया, तो देखिए केवल 32 किलोमीटर दूर कालीमती स्टेशन है, बंगाल नागपुर रेलवे लाइन पे। तो यहाँ पे रिसोर्सेज को इस स्टेशन के थ्रू लाया जा सकता है, फिर फिनिश प्रोडक्ट्स को इसी स्टेशन के थ्रू भेजा भी जा सकता है। आप देखेंगे कल बहुत ही पास में आयरन और कोल और मैंगनीज के डिपॉजिट्स मिलते हैं। जमशेदपुर आपका ऑब्वियसली छोटा नागपुर प्लेट्यू में आता है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू इज अ वेरी मिनरल रिच एरिया। फिर ये जो जगह है आपकी जमशेदपुर, दिस इज वेरी नियर टू कोलकाता। तो कोलकाता के बहुत पास होने की वजह से एक बहुत बड़ा लार्ज मार्केट मिलता है। तो यहाँ पे जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री आउटपुट बनाएगी, वो उस लार्ज मार्केट में कोलकाता में जाके बेचा जा सकता है। इसको कोयला कहां से मिलता है, तो भाई झरिया कोलफील्ड से मिलता है। आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैंगनीज कहां से मिलता है, तो उड़ीसा छत्तीसगढ़ से मिलता है। पानी से कहां से मिलता है, तो खारकई और सुवर्णरेखा नदी से मिलता है। और भाई आजादी के बाद गवर्नमेंट ने पैसा भी दिया है टिस्को को अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए। आप देखोगे जमशेदपुर में टिस्को के अलावा और भी बहुत से इंडस्ट्रियल प्लांट्स बन गए हैं, जो कि केमिकल्स, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, टिन प्लेट, मशीनरी, केबल, वायर, इन सब पे काम कर रहे हैं। और आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बनने की वजह से बाकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी इंडिया तेजी से हो गया है। क्योंकि देखिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री एक ऐसा फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं स्टील, जो कि हर जगह इस्तेमाल होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको बिल्डिंग करनी है, तो स्टील बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपके पास होना ही चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक बात और बोली गई है, अगर आप इंडिया की आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो इंडिया की आयरन और स्टील इंडस्ट्री में केवल बड़े स्टील प्लांट नहीं है, छोटे छोटे स्टील प्लांट भी हैं। तो इन छोटे छोटे स्टील प्लांटों में जो छोटे लेवल पे स्टील की मदद से छोटे छोटे इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, ठीक है। साथ में एंसिलरी इंडस्ट्रीज चल रही है। एंसिलरी इंडस्ट्रीज मैंने आपको पहले ही बताया क्या होती हैं, जो किसी एक बड़े सिस्टम में, एक बड़े सिस्टम को एफिशिएंटली चलाने में अपनी मदद प्रोवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल,
अगर मान लीजिए कोई बड़ा लार्ज स्टील प्लांट है, तो उस बड़े लार्ज स्टील प्लांट में जो छोटे छोटे चीजों की जरूरत है, जैसे फॉर एग्जांपल कैप्टिव पावर प्लांट, तो कोई एक एंसिलरी इंडस्ट्री उस लार्ज आयरन और स्टील प्लांट के कैप्टिव पावर प्लांट में लगने वाले कोई इक्विपमेंट को प्रोवाइड कर रही होगी। या फिर आप समझ लीजिए एंसिलरी इंडस्ट्री को, जैसे कि मैंने पिछली बार समझाया था ना आपको कि बड़ा कार मेकर है, तो वो बड़ा कार मेकर वाला बहुत सारे छोटे छोटे मेकर जो कि टायर बनाते हैं, जो कि बोनेट बनाते हैं और कार के अलग अलग पार्ट्स बनाते हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट करके चीजें खरीद सकता है। मतलब एंसिलरीज इंडस्ट्री वो छोटी छोटी इंडस्ट्री होती हैं जो एक बड़े इंडस्ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, पूरे सिस्टम को ठीक तरीके से चलाने में मदद करती है। इसमें सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स भी आ जाते हैं बहुत सारे। तो देखिए, अब सारे प्लांट तो आपके टिस्को जितने बड़े नहीं होंगे ना, कुछ तो छोटे छोटे प्लांट भी होंगे जो कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के इनिशिएटिव के थ्रू बने होंगे, तो उनके लिए भी चीजें यहाँ पे करी गई हैं। अब देखिए यहाँ पे ग्रेट लेक्स की बात हो रही है, नॉर्थ अमेरिका की, इसमें सुपीरियर है, ह्यूरॉन है, ऑन्टेरियो है, मिशिगन है, एरी है, जिसमें सबसे बड़ी लेक है लेक सुपीरियर। अब यहाँ पे पिट्सबर्ग की बात की गई। देखिए पिट्सबर्ग एक इंपॉर्टेंट सिटी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि स्टील सेंटर है यूएसए का। इसकी बहुत सारी लोकेशनल एडवांटेजेस बताई गई हैं। कहा जाता है कि कोयला यहाँ पे लोकली मिलता है, आयरन ओर यहाँ से आता है, यहाँ पे आता है मिनेसोटा से, मिनेसोटा में आयरन माइंस है, वहां पे आयरन ओर निकाला जाएगा, यहाँ पे लाया जाएगा। मिनेसोटा से पिट्सबर्ग लमसम 1500 किलोमीटर दूर है और इन माइंस के बीच में पड़ता है वर्ल्ड का बेस्ट रूट जिसको आप बोलते हो ग्रेट लेक्स। तो उस ग्रेट लेक के रूट को इस्तेमाल करके मिनेसोटा से लेके पिट्सबर्ग तक आयरन ओर को ट्रांसफर किया जाता है। फिर ग्रेट लेक से पिट्सबर्ग तक ट्रेन इस आयरन ओर को लेके आती है। फिर आप देखेंगे कि पिट्सबर्ग एरिया में द ओहायो, द मोनोगेला एंड एलेगनी रिवर्स बहती हैं जो कि पानी भी प्रोवाइड करती हैं, और इन्हीं रिवर्स की वैलीज में कुछ और बड़ी बड़ी स्टील मिल लगाई गई हैं। तो सारी की सारी स्टील मिल आपकी पिट्सबर्ग में नहीं मिलेंगी, बहुत सारी स्टील मिल्स आपकी जो वैली है मोनोगेला रिवर में, एलेगनी रिवर में, वहां पे मिलेंगी। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जो स्टील है, अच्छा ये तो हो गई इनपुट की बात। तो इनपुट आया आपका मिनेसोटा से, आयरन और मिनेसोटा से आ रहा है। जब सब कुछ बन चीज के तैयार हो जाएगा ना दोस्तों, तो इसी लैंड और वाटर रूट का प्रयोग करके इन चीजों को दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जाएगा। जो फाइनल प्रोडक्ट है स्टील, उसको दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जाएगा ताकि वहां पे उसका इस्तेमाल किया जा सके। और पिट्सबर्ग में केवल आयरन और स्टील फैक्ट्रीज नहीं है, और भी बहुत सारी स्टील मिल्स हैं, और भी बहुत सारी और फैक्ट्रीज हैं। और फैक्ट्रीज क्यों होगी? क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टील की मदद से आप बहुत सी चीजें बना सकते हो। तो आप देखोगे पिट्सबर्ग में रेल रोड इक्विपमेंट की फैक्ट्री मिल जाएंगी, हैवी मशीनरी की फैक्ट्री मिल जाएंगी, रेल्स का मैन्युफैक्चरिंग होती है पिट्सबर्ग में। क्यों होती है? क्योंकि स्टील बन रहा है वहां पे। लोकेशन देखते हैं इसकी मैप पे, यहां देखिए न्यूयॉर्क शहर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, टोरंटो दिख रहा है इसमें। अब यहाँ पे मैं मार्क नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, थोड़ा सा मार्कर इस वाले फोटो पे नहीं चल रहा है। तो इसमें न्यूयॉर्क शहर को ढूंढिए इस मैप में, आपको राइट साइड पे दिख जाएगा। राइट साइड पे आपको उस मैप में न्यूयॉर्क शहर दिखेगा। न्यूयॉर्क शहर के नीचे देखिए आपको पिट्सबर्ग नजर आएगा। ठीक है, और वहीं पे इस मैप में आप बिल्कुल लेफ्ट में देखिए इस मैप पे, तो आपको मिसिसिपी रिवर बहती हुई दिख रही है। उस मिसिसिपी रिवर के लेफ्ट में आपको मिनेसोटा दिखाई पड़ रहा है, और इस मिनेसोटा और पिट्सबर्ग के बीच में आपको ये ग्रेट लेक्स नजर आ रही है। तो ग्रेट लेक्स की मदद से प्लस रेलवेज की मदद से मिनेसोटा से आयरन ओर लेके जाया जाता है पिट्सबर्ग में, और फिर पिट्सबर्ग से जो स्टील बनता है वो स्टील इन्हीं ग्रेट लेक की मदद से यूएसए के और कनाडा के अलग अलग भागों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की, खासकर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। देखिए टेक्सटाइल नाम का जो शब्द है ये एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब है टेक्सचर। देखिए लैटिन वर्ड है टेक्सचर, ये टेक्सचर कुछ आपको टेक्सटाइल जैसा लग रहा है, क्या मतलब होता है टेक्सचर का? मतलब वीव करना। तो देखिए यान से कपड़े वीव करना एक बहुत पुरानी आर्ट है, दुनिया भर में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कॉटन का, वूल का, सिल्क का, जूट का, फ्लैक्स का प्रयोग किया जाता है फ्रॉम टाइम्स इमेमोरेबल फॉर मेकिंग क्लॉथ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन देम। तो कभी कभी भाई कॉटन यूज होता है, कभी कभी सिल्क यूज होता है, कभी कभी वूल यूज होता है। खास बात यहाँ पे कि फाइबर दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है मैन मेड। नेचुरल फाइबर में वूल शीप से आता है, गोट से आता है, कैमल से आता है, बताया था आपको पहले, याक से आता है। सिल्क तो सिल्क वॉर्म से आता है। कॉटन तो कॉटन की तो खेती होती है भाई, लाइनन, जूट,
जूट भी आपका जूट प्लांट से आता है, लाइनन भी आपका पौधों से आता है। तो ये सब भाई देखिए नेचुरल है। मैनमेड क्या है? तो लाइनॉल, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, रेलॉन। पॉलिएस्टर की तो खास बात है, अगर आपको टेस्ट करना हो तो किसी पॉलिएस्टर कपड़े को जैसे ही आप जलाओगे तुरंत जल जाएगा वो। तो कॉटन की तरह नहीं जलेगा, एकदम सब भुनता सा चला जाएगा पॉलिएस्टर, ऐसा लगेगा जैसे हवा में उड़ गया हो। तो ये मैनमेड फाइबर्स है। तो ये फाइबर्स हैं, तो फाइबर के हिसाब से आप पता चल सकते हो कि भैया ये मैनमेड है, नेचुरल है। और इन फाइबर की अपनी अलग अलग क्वालिटी है, उसके हिसाब से भाई आपके कपड़े बनते हैं। ठीक है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डिवाइड किया गया है इस बेसिस पे कि उनमें रॉ मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज है। आप देखोगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक 18वीं शताब्दी में कॉटन क्लॉथ वाज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स एंड लूम्स। आप देखोगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1740 से लेके 1760 के टाइम पीरियड में इंग्लैंड में शुरू हो गया। उससे पहले भी तो कपड़े थे, तो वो कपड़े कॉटन टेक्सटाइल वाले कैसे बन रहे थे? हाथ से वीव करके बना रहे थे लोग। लेकिन बाद में देखेंगे आप पावर लूम आ जाएंगे भैया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी इंग्लैंड में, तो कपड़े बनने लगेंगे, मशीनों से फैक्ट्रियां लग जाएंगी। और ये फैक्ट्री सबसे पहले लगी ब्रिटेन में। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया कहां पे? इंग्लैंड में। और बाद में वो दुनिया भर में फैल गया, तो इंडिया में फैल गया, चाइना में फैल गया, जापान में फैल गया, यूएसए में फैल गया। ये इंडिया में भी भाई ये जो क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल से हमेशा से बनाई जाती रही है। ब्रिटेन जब एज मर्चेंट इंडिया में घुसे 17वीं शताब्दी की शुरुआत में, और बाद में आगे आने वाले 150 साल तक उन्होंने इंडिया में जब ट्रेड किया, उस समय पे जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट सेक्टर था, उस समय पे जो इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, जबरदस्त तरीके से डेवलप थी। हमारे हैंडीक्राफ्ट दुनिया भर में फेमस थे। हमारे जो कॉटन टेक्सटाइल्स थी वो पूरी दुनिया में फेमस थी दोस्तों। तो आप देखोगे यहाँ पे जो मुस्लिम बनते थे ढाका में, प्रेजेंट डे बांग्लादेश में है, वो दुनिया में फेमस थे। चिटसेस, मसूलीपट्टनम, कैलिकोस, कैलिकट के, गोल्ड रॉड कॉटन ऑफ बुरहानपुर, सूरत एंड वडोदरा, ये पूरी दुनिया भर में जाने जाते थे अपने डिजाइन के लिए, अपनी क्वालिटी के लिए। यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में इनकी जबरदस्त डिमांड थी दोस्तों। लेकिन आप धीरे धीरे देखोगे कि इंग्लैंड ने हमारे ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल किया। साथ साथ इंग्लैंड में उसी समय पे चल रहा था आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते सस्ते कपड़े बहुत तेजी से इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में बनने लगे, जिनके साथ हमारे कपड़े कंपीट नहीं कर पाए। क्योंकि हमारे कपड़ों की भले ही डिमांड थी यूरोपियन मार्केट्स में, बट उन पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाने लगी, 200-200% की, 300-300, 400-400, 500-500% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाने लगी। तो हमारे कपड़े एक लिमिट से ज्यादा महंगे हो गए, और उनके यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते कपड़े बहुत सस्ते होने लगे, तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री उड़ गई। अच्छा, इनफैक्ट मान लीजिए हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री केवल एक्सपोर्ट पे भी नहीं चलती, मान लीजिए एक्सपोर्ट बंद हो जाता, तो भी हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग गुलाम थे अंग्रेजों के, और अंग्रेजों ने हमारी डोमेस्टिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दबा दिया, बर्बाद कर दिया, उठने ही नहीं दिया उन्होंने, बिल्कुल क्रश कर दिया उसको। क्योंकि बात ये थी कि हमारी टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री थी वो मैनुअल थी, इंटेंसिव थी, हार्ड वर्क उसमें बहुत था, तो महंगी थी और टाइम कंज्यूमिंग थी। तो आप देखोगे कि जो टेक्सटाइल बन रहे थे हाथ से, वो डोमेस्टिक मार्केट में महंगे बिकेंगे, और इंग्लैंड से भाई सस्ते कपड़े आ रहे हैं, तो लोग वही खरीदने लगेंगे। क्योंकि लोग तो देखिए वही खरीदेंगे जो चीज सस्ती है। ये पूरा इंडिया चाइना में की जो बहस है वो यही है, चाइना के प्रोडक्ट सस्ते हैं। पूरा का पूरा 73% मोबाइल मार्केट, 75% मोबाइल मार्केट चाइना ने इंडिया में कब्जा रखा है। क्यों? क्योंकि कम पैसे में ज्यादा फीचर देते हैं उनके मोबाइल। समझ गए दोस्तों? तो जो चीजें सस्ती हो जाएंगी लोग वही खरीद लेंगे। इसलिए हमारी ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल यूरोप से आने वाले कपड़ों वाले कंपटीशन को झेल नहीं पाए। यहां पे दिखा रखा है मेजर कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रीजन। तो साउथ अमेरिका में ब्राजील में, आपको नीचे अर्जेंटीना में, फिर इधर नॉर्थ अमेरिका में, तो मैक्सिको में भी, नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए में भी, और ऊपर कनाडा में भी नजर आ रहे हैं। पूरे यूरोप में फैला हुआ है, अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट्स में, एशिया, चाइना, इंडिया में तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री खासकर फेमस है, आपका चाइना में भी फेमस है ही, जापान में भी आपको यहाँ पे नजर आ रही है। अच्छा, इंडिया में पहली टेक्सटाइल मिल कब स्टैब्लिश हुई? तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन द कंट्री वाज एस्टैब्लिश एट फोर्ट ग्लॉस्टर नियर कलकत्ता इन 1818, बट कुछ दिन बाद ही वो बंद हो गई। इंडिया की पहली सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल कहां आएगी? मुंबई में आएगी 1854 में। मुंबई में टेक्सटाइल मिल फेमस क्यों थी, सक्सेसफुल क्यों थी? क्योंकि मुंबई का माहौल था वार्म, मॉइस्ट क्लाइमेट, और कॉटन टेक्सटाइल में खासकर जब यान से आप कपड़ा बनाते हो, यान की जहां पे डेवलपमेंट होता है वहां पे मॉइस्ट क्लाइमेट बहुत जरूरी होता है। क्योंकि वो जो फाइबर होता है ना,
वो मॉइस्चर खींचता है, मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करता है, और वो जब मॉइस्चर को खींच लेता है तो वो टाइट हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। अगर मॉइस्चर की कमी होगी, वो टाइट नहीं होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, तो कपड़े जो बनेंगे ना वो हाई क्वालिटी के नहीं होंगे। इसलिए ह्यूमिड इन्वायरमेंट जरूरी होता था उस समय पे आपकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लाने के लिए स्पेशली। तो मुंबई में ह्यूमिड क्लाइमेट था, प्लस मुंबई में रॉ मटेरियल अवेलेबल था, प्लस स्किल्ड लेबर था, तो इसलिए मुंबई के इलाके में और खासकर महाराष्ट्र के पास के जो गुजरात का इलाका है, तो महाराष्ट्र और गुजरात में ह्यूमिड क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, पास में लेबर भी अवेलेबल है और बहुत बड़ा मार्केट, महाराष्ट्र और गुजरात अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट था। इसके चलते इन इलाकों में हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ेगी। आज की डेट में देखिए कि मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी एक बड़ी फैक्टर नहीं रह गए, क्योंकि मॉइस्चर को और ह्यूमिडिटी को अब आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है। और चूंकि रॉ कॉटन एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें वेट लूज नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल जब स्टील बनाया जाता है तो भाई कितना सारा कोयला डाला जाता है, का प्रयोग किया जाता है, कितना ज्यादा लाइमस्टोन का प्रयोग किया जाता है, कोकिंग कोल का प्रयोग किया जाता है। तो जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री, दैट इज अ वेट लूजिंग इंडस्ट्री, कि भैया आप इनपुट डालोगे 10 किलो का तो कहीं 1 किलो का आउटपुट आएगा। कॉटन यार्न वाली इंडस्ट्री का 1 किलो का इनपुट डालोगे तो 1 ही किलो का आउटपुट आएगा। इसलिए वेट लूजिंग रॉ मटेरियल नहीं है आपका रॉ कॉटन, जिसकी वजह से कॉटन की इंडस्ट्री इंडिया के किसी भाग में भी चलाई जा सकती है, बशर्ते वहां पे ह्यूमिडिटी अवेलेबल हो। तो आप देखोगे भाई कोयम्बटूर, चेन्नई, कानपुर, अहमदाबाद, मुंबई, कलकत्ता, लुधियाना, पानीपत, पुदुचेरी, हर जगह पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हो गई। आप देखेंगे इंडिया का 1/3 टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है, दैट प्रोडक्शन इज एक्सपोर्टेड। यानी कि आप देखोगे हमारे यहाँ पे आरएमजी जो रेडीमेड गारमेंट्स है, टेक्सटाइल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट होती है। ऑलमोस्ट जितना प्रोडक्शन होता है उसका 33.33% हो जाता है एक्सपोर्ट। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों अहमदाबाद की। अहमदाबाद गुजरात के बैंक पे, साबरमती रिवर पे पहली मिल यहाँ 1859 में बनी थी। ये सेकेंड टेक्सटाइल सिटी है मुंबई के बाद। अहमदाबाद को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, क्यों? क्योंकि फेवरेबल लोकेशनल फैक्टर से। कैसे फेवरेबल है? तो अहमदाबाद कॉटन ग्रोइंग एरिया के बहुत पास है, तो कॉटन एक रॉ मटेरियल है, अवेलेबल है। आप देखोगे रॉ मटेरियल आराम से अवेलेबल हो गया। क्लाइमेट आइडियल है, ह्यूमिड है तो स्पिनिंग वीविंग आराम से हो सकती है। टेरेन फ्लैट है, तो बड़ी बड़ी मिलों को बनाने के लिए जो फ्लैट लैंड है वो अवेलेबल है। प्लस गुजरात में तो है ही अहमदाबाद, और महाराष्ट्र पास में, तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन के चलते स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर भी मिल रहा है, और साथ साथ जब ये टेक्सटाइल बन जाएगी तो आप वहां पे जाके इनको बेच भी सकते हो। प्लस आज की डेट में तो रोड नेटवर्क्स बन गए हैं, रेलवे नेटवर्क्स बन गए हैं, तो जो एंड प्रोडक्ट है उस एंड प्रोडक्ट को आप इंडिया के किसी भी कोने में जाके बेच सकते हो, इनफैक्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। और प्लस अहमदाबाद में इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो इंपॉर्टेंट मशीनरी थी वो आप लेके आए मुंबई पोर्ट के थ्रू। और अगर जो बन गए कॉटन टेक्सटाइल उसको इंडिया के बाहर भेजना है तो उसको भी आपने मुंबई के थ्रू बाहर भेज दिया, चूंकि मुंबई इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। नवा शेवा इज प्रेजेंटली द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। हालांकि नवा शेवा को मुंद्रा और कांडला जैसे पोर्ट जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। अभी के लिए आप देखोगे अहमदाबाद की टेक्सटाइल मिल को प्रॉब्लम हो गई है, काफी सारी टेक्सटाइल मिल बंद हो गई हैं। उसका रीजन ये है कि इंडिया में और जगहों पे टेक्सटाइल सेंटर्स खुल गए हैं जो कि अहमदाबाद को कंपटीशन दे रहे हैं। बहुत दूसरी जगहों पे मशीन जो अवेलेबल है वो एडवांस्ड है, टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है एडवांस्ड है, और जो अहमदाबाद की मशीन्स थी, टेक्नोलॉजी थी, वो उतनी एडवांस्ड नहीं थी। इसलिए अहमदाबाद की जो टेक्सटाइल मिल का सेंटर था वो क्लोज होता नजर आ रहा है, बहुत कम टेक्सटाइल मिल्स वहां पे बची है। अब हम बात करते हैं दोस्तों ओसाका की। ओसाका को जैसे अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला था ना, ओसाका को मैनचेस्टर ऑफ जापान बोला था। देखते हैं इसकी लोकेशन कहाँ है। देखिए रेड से नजर आ रहा है आपको, ओसाका को अंडरलाइन भी कर रखा है। तो जापान में आप देख सकते हैं कि आपको ये ओसाका कहाँ दिख रहा है। तो इस ओसाका को बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ जापान। यहाँ पे जापान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हुई। बहुत सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, यहाँ बहुत बड़े बड़े प्लेन इलाके हैं जहाँ पे कॉटन मिल्स को स्टैब्लिश किया जा सकता है। क्योंकि समुद्र बगल में ही आप देख सकते हो, तो क्लाइमेट ह्यूमिड है, तो स्पिनिंग और वीविंग में प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक नदी बहती है, योडो नदी, जो कि प्रॉपर पानी प्रोवाइड करती है मिल्स के लिए। लेबर भी बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है। पास में पोर्ट फैसिलिटीज हैं जिनके थ्रू आप कॉटन को इंपोर्ट कर सकते हो और रेडीमेड टेक्सटाइल को बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये जो ओसाका की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसको जो रॉ मटेरियल चाहिए वो आसपास पैदा नहीं होता है। ये अपने रॉ मटेरियल को दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। तो इजिप्ट से इंपोर्ट करते हैं, इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, चाइना से इंपोर्ट करते हैं, यूएसए से इंपोर्ट करते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जो उनका रेडीमेड प्रोडक्ट है वो काफी सस्ता होता है, तो पूरी दुनिया में ये एक्सपोर्ट होता है, जो कि एक अफोर्डेबल क्वालिटी में अवेलेबल होता है। अब ओसाका भले ही
ये एक इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है जापान का। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अलावा भी ओसाका में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आई हैं, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, मशीनरी इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और सीमेंट इंडस्ट्री। तो यहाँ पे आपका सेकंड पार्ट भी खत्म होता है दोस्तों। अगले पार्ट में आपकी क्लास 8 की ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।